एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और केवल एक सप्ताह बचा हुआ है, 14 तारीख से हमारे सीजीएल के एग्जाम लगे हुए हैं। डट के इस बार पेपर देना है और सिलेक्शन लेना है। आज के वीडियो में 7 जुलाई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में ही डेली की पीडीएफ अपलोड होती है। आप वहीं से इसे रेगुलरली डाउनलोड कर लिया करिए। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा था कि ये कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसको रोलैंड गारोस के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है फ्रेंच ओपन। आप में से ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। अब देखिए, कई बार इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं ग्रैंड स्लैम को लेकर। तो सीक्वेंस को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले हर साल ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन होता है। फिर तीसरे नंबर पे विंबलडन होता है। और चौथे नंबर पे सबसे आखिर में यूएस ओपन होता है। क्योंकि फ्रेंच ओपन को रोलैंड गारोस बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये जो रोलैंड गारोस है, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर एक ग्राउंड है, टेनिस ग्राउंड। उसी का नाम है रोलैंड गारोस। तो इसी वजह से फ्रेंच ओपन को रोलैंड गारोस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच ओपन की स्थापना 1891 में हुई थी, मतलब पहली बार 1891 में खेला गया था। इसके अलावा कई बार आपसे कोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस तरीके के कोर्ट में खेला जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट में, क्ले का मतलब लाल रंग की जो मिट्टी होती है ना, उसमें। इसके अलावा जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ग्रास कोर्ट का मतलब छोटी छोटी हरी ग्रास होती है, उस पर खेला जाता है। और जो यूएस ओपन है ये भी आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब इनमें से भी एक और सवाल पूछा जाता है कि इकलौता ऐसा ग्रैंड स्लैम कौन सा है जो कि रेन में भी खेला जाता है, अगर बारिश हो गई है तब भी रुकेगा नहीं है मैच। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो कि हार्ड कोर्ट में इसका सरफेस ऐसा होता है जो कि बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं होता है। तो अगर बारिश भी हो जाए तो भी ये मैच चलता रहता है, इसमें मैच रुकता नहीं है। बाकी यूएस ओपन का जो कोर्ट है ये ऐसा नहीं है, इस वजह से ये रेन में नहीं होता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट है अपने आप, ऑब्वियस सी बात है, ये स्लिपरी हो जाती है। और क्ले मिट्टी में तो फिर सवाल ही नहीं उठता है, पूरी गीली हो जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन सा शहर है जहां पर 2023 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आयोजित करी गई। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत की कैपिटल नई दिल्ली में किया गया। और यह भी चल रही है। इसका समापन आज के दिन होना है, 5 जुलाई से ये शुरू हो गई थी। 5, 6 और 7, आज 7 जुलाई है, तो आज इसका समापन होगा। इसका मेन उद्देश्य यह है कि भारत सरकार 2070 तक जो टारगेट लेकर चल रही है नेट जीरो बनाने का भारत को, ठीक है, कार्बन नेट जीरो हमें करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मेन उद्देश्य है आने वाले टाइम पर हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनमें हाइड्रोजन का यूज किया जाए। क्रूड ऑयल का यूज हमें लगातार घटाते चले जाना है। इसमें 25 देशों के एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। बड़े बड़े देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इन सभी ने, और साथ में स्विट्जरलैंड, अफ्रीकन जैसे कंट्री ने भी हिस्सा लिया यहाँ पर। अभी क्या हुआ कि एक सर्वे आया है भारत सरकार का, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा पिछले कई सालों से निगरानी करी गई है। और इससे पता लगा है कि भारत में जितने भी तालाब हैं, उन तालाबों में जो पानी है उसकी क्षमता, कितने प्रतिशत ऐसे तालाब हैं जिनकी क्षमता 40% या उससे कम हो गई है। मतलब कहने का मान लो कि अगर तालाब में 100 लीटर पानी होना चाहिए, तो ये 100 लीटर ना होकर 40 लीटर केवल बचा है या उससे भी कम है। तो पूरे भारत में सर्वे के दौरान पता लगा है कि 75% ऐसे तालाब हैं भारत में जिनकी क्षमता उनके 40% से कम हो गई है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है पानी को लेकर। तभी भारत सरकार लगातार कई सारे कैंपेन चला रही है कि आपको पानी बचाना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना है। को बारिश का जो पानी है उसे हमें व्यस्त नहीं होने देना है, फेल नहीं होने देना है। अपने घर की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधाएं आप लोग लगाएं। और उसको जल जो है, देखिए होता क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या किया जाता है, आपके घर की छत के ऊपर जो पानी बरस रहा है, ठीक है, ये पानी आप उसके एक निकासी की सुविधा कर देते हो एक पाइप के थ्रू। ये मान लो पाइप है, इस पाइप से पानी पूरा आपके ग्राउंड लेवल पे उतर जाता है। अब ग्राउंड लेवल पे पानी उतर गया तो ऑब्वियस सी बात है, आपके घर के नीचे का जो ग्राउंड लेवल है वो वाटर से रिचार्ज हो गया। तो अब देखो, आपके घर में जो भी समर्सिबल लगा हुआ है, जो भी पंप लगा हुआ है, वो सब आपके घर के नीचे से ही तो जमीन से पानी आ रहा है ना। तो अगर ग्राउंड वाटर लेवल आप रिचार्ज करते रहोगे
तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर बेहतर बना रहेगा। तो ये है इसका मेन उद्देश्य। इतना ही नहीं, पूरे भारत भर में कई सारे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी बनाए जा रहे हैं अब तो। ये पूरा एक गड्ढा खोद दिया जाता है काफी बड़ा, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में, और उसमें पूरे पॉलीथीन की शीट बिछाई जाती है और बारिश का पानी उसमें रोक लिया जाता है। तो ऐसे करने से ही आगे बेहतर बनेगा भविष्य, अदरवाइज तो बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है पानी को लेकर। अभी क्या हुआ कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है 2024 के लिए, तो भारत ने 2024 की अध्यक्षता के लिए टॉर्च पास करी है कौन से देश को, मैं आपको लगातार बताते चले आ रहा हूँ। आई थिंक ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है करंट अफेयर में जब मैं आपको ना बताता हूँ कि 2024 में कौन सा देश अध्यक्षता कर रहा है। ब्राजील। तो ब्राजील को भारत के द्वारा टॉर्च दे दी गई है कि अब आप अगले साल इसे होस्ट करेंगे। साल 2022 में इंडोनेशिया ने अध्यक्षता करी थी G20 की। 2023 में अब भारत कर रहा है और अब 2024 में ब्राजील करेगा। और ये जो टॉर्च अभी पास करी गई है, ये स्टार्टअप 20 G20 के अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है गुरुग्राम में, ये 3 से लेकर 4 जुलाई तक चली। उसी के उपलक्ष्य में इसी समिट के अंदर ये टॉर्च पास करी गई है। और ब्राजील में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है लिंस लूला दा सिल्वा। क्या नाम है? लिंस लूला दा सिल्वा। अभी कुछ टाइम पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, पिछले साल ही ये राष्ट्रपति बने हैं ब्राजील के, जेल बोल्सोनारो को सक्सीड करके। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। अभी किसके द्वारा इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बोगीबील के अंदर स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना करी गई है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। वाटरवेज मिनिस्टर है इस टाइम पे सर्बानंद सोनोवाल। और बोगीबील कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका डिब्रूगढ़ में। तो ये जो बोगीबील के अंदर एक शिलान्यास किया गया है ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का, तो ये अपने आप में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर वाटरवेज का काम करेगा। मतलब एक ऐसा जल मार्ग बनाया जा रहा है जो कि आने वाले समय में पैसेंजर्स को भी लाने ले जाने का काम करेगा, साथ में कार्गो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। इस पूरे टर्मिनल को बनाने में 46 करोड़ की लागत आएगी। और ये कब तक बन के तैयार होगा? तो होप है कि ये फरवरी 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। इफ्को ने अभी ये साफ कर दिया है कि ये भारत में नैनो फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए नेशनल कैंपेन चला रहे हैं, और उसके लिए कितने एग्री ड्रोन्स खरीदेंगे। तो इफ्को टोटल एग्री ड्रोन्स खरीदने जा रहा है 2500, 2500। 2500 ड्रोन्स की मदद से पूरे भारत भर में इफ्को के द्वारा एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कैसे इन ड्रोन्स का यूज करके नैनो यूरिया को अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे पहले कि इफ्को जो है ये केवल भारत की नहीं, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने नैनो यूरिया लॉन्च किया है। मतलब अभी तक आपको एक बोरी खाद की जहां पर जरूरत पड़ती थी, तो उस एक बोरी खाद की जगह केवल आप 500 ml की इनकी नैनो यूरिया लेकर उसका यूज कर सकते हो। तो अब आपको बोरी वगैरह लाकर खाद का छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। केवल आधा लीटर की इनकी नैनो यूरिया आप लीजिए और वो आपके पूरे खेत के लिए पर्याप्त होगी। अभी इसकी एक्सपोर्ट भी शुरू हो गई है कई सारे देशों में। इफ्को की स्थापना 1967 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। और इफ्को के चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है उदय शंकर अवस्थी। कौन है? उदय शंकर अवस्थी। ये कौन सी कंपनी है जिसको अभी हाल ही में राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये अवार्ड इनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? यहाँ पर GEM का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित करी गई है कोल इंडिया लिमिटेड। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और इसके चेयरपर्सन है PM प्रसाद। कौन है? PM प्रसाद। यह कौन सा बैंक है जिसने ऑफिशियली अभी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च करी है? तो यह है बैंक ऑफ इंडिया। अब समझते हैं कि यह योजना है क्या जिसका नाम रखा गया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इस योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को एक स्पेशल अकाउंट की फैसिलिटी देता है। इस स्पेशल अकाउंट के अंतर्गत महिलाएं अगर बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट खुलाती हैं तो उनको 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जहां पर नॉर्मल खातों में आपको 4% का केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है।
वहां पर इस स्पेशल अकाउंट में महिलाओं को 7.5% का ब्याज मिलेगा। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाएं जो कि अभी माइनर है, ठीक है, मतलब अभी बालिग नहीं है, ठीक है, उन बालिकाओं के भी अकाउंट उनके पेरेंट्स के द्वारा खुलाए जा सकते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है रजनीश कर्नाटक। कौन है रजनीश कर्नाटक? पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। इसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है वडोदरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। हेडक्वार्टर है मुंबई। यह कौन सी कंपनी है जो कि भारत में गवर्नमेंट अफेयर्स एग्जीक्यूटिव के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को अपॉइंट कर रही है? तो यह कंपनी है गूगल। गूगल ने फैसला लिया है कि भारत में भारत सरकार से जितने भी लीगल टर्म में बात करनी है, उसके लिए ये अपने अफेयर्स एग्जीक्यूटिव के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को अपॉइंट करेंगे। और ये फैसला इन्होंने क्यों लिया है? क्योंकि ऑब्वियसली श्रीनिवास रेड्डी जो है, इनके पास एक अच्छा खासा रिच एक्सपीरियंस है लीगल टर्म को लेकर। ये पहले एप्पल के साथ भी काम कर चुके हैं। इस टाइम पर ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो, ये माइक्रोसॉफ्ट भारत में जितनी भी चीजों में डील करती है, तो माइक्रोसॉफ्ट और भारत सरकार के बीच में जो भी बात होती है, वो संजीव श्रीनिवास रेड्डी करते हैं। आप ऐसे समझ लो। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट छोड़ देंगे और अब गूगल को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी इन्हें छोड़ने में टाइम है, अपॉइंटमेंट इनका हो चुका है। 2023 के आखिर में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ देंगे। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और ये इस वजह से और गूगल इस चीज पर ध्यान दे रहा है। अभी पिछले कुछ समय में भारत सरकार की तरफ से गूगल के ऊपर कई सारी पेनाल्टीज भी लगाई गई हैं, क्योंकि इन्होंने एडवर्टीजमेंट के नॉर्म्स का वायलेशन भी किया है। बाकी अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो अमेजॉन जेफ बेजोस की कंपनी है। 1994 में इसकी स्थापना करी गई थी। एप्पल 1976 में स्थापित करी गई। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में स्थापित करी गई थी। ये कौन है जिनको अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाल्म रिसर्च में रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है बी नीरजा प्रभाकर। बी नीरजा प्रभाकर अभी अपॉइंट करी गई हैं और ये अगले 3 साल के लिए इस पद पर रहेंगी। मतलब आप ये समझ लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में अब ये चेयरपर्सन है, तो पूरा पदभार संभाल रही हैं एग्रीकल्चर रिसर्च का भारत का। और यह पदभार इनको इस वजह से दिया गया है कि ये इस टाइम पर श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। तो अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए ही ये पद इनको सौंपा गया है। इस कमेटी में आपसे पूछा जा सकता है कितने सदस्य हैं, तो इस कमेटी में 10 सदस्य हैं। 10 मेंबर्स की कमेटी की चेयरपर्सन है ये। बाकी आईसीएआर की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1929 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक। कौन है? हिमांशु पाठक। ये कौन है जिन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का टाइटल जीता है 2022 से 23 के सत्र के लिए? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है लाल यानजुआला चंगते। क्या नाम है? लाल यानजुआला चंगते। और ये कौन से क्लब से खेलते हैं? तो ये मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब से खेलते हैं और ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किए गए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से। साथ में इनके अगर महिला कैटेगरी में आपसे पूछा जाए, तो ये महिला कैटेगरी में है। इनका नाम है मनीषा कल्याण। क्या नाम है? मनीषा कल्याण। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, कौन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग जो है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अगले 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। और वैसा ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। पहले भी 2 बार इनका कार्यकाल बढ़ चुका है। इस बार मोस्ट प्रोबेबली ऐसी उम्मीद रहेगी कि 2024 में नाटो के कोई नए सेक्रेटरी जनरल बनेंगे, क्योंकि इनकी एज को देखते हुए और भी कई सारी चीजों को देखते हुए, व्यस्तता को देखते हुए, हो सकता है अगले साल ये पदभार छोड़ दें। फिलहाल अगले 1 वर्ष तक ये इस पोस्ट पर और रहेंगे। नाटो की स्थापना 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। नाटो के इस टाइम पे
31 मेंबर कंट्रीज हैं। कई लोगों को ये पता नहीं है कि जो जेंस स्टोलनबर्ग नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं एक टाइम पे। 8 साल के लिए प्रधानमंत्री थे नॉर्वे में। अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कंडक्ट करी गई है। ये इसका 7वां संस्करण है, जो कि कहाँ पर कंडक्ट किया गया। इस बार इसका आयोजन विजाग में किया गया, जिसको विशाखापत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापत्तनम इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड है और सबसे बड़ी कमांड भी है ये। भारत की तरफ से 2 आईएनएस ने हिस्सा लिया। एक तो आईएनएस दिल्ली ने हिस्सा लिया और दूसरा आईएनएस कमोरता ने हिस्सा लिया। किसने? आईएनएस कमोर। और बाकी अगर जापान की तरफ से बात करें, तो इनकी तरफ से जापानीज शिप, इसका नाम है सेमी डेयर। क्या नाम है? सेमी डेयर। इसने हिस्सा लिया और साथ में इनके इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स थे जिन्होंने हिस्सा लिया। इसको जिमेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिमेक्स। ऐसे लिखते हैं इसको, जिमेक्स। तो जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, ई एक्स मतलब एक्सरसाइज। तो जिमेक्स 2023 विशाखापत्तनम में हुई। चौथा संस्करण स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का G20 के अंतर्गत कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बैंगलोर में। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि G20 नेशंस जो है वो आपस में स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट साझा करें, आइडियाज साझा करेंगे आने वाले समय। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। G7 की स्थापना 1975 में करी गई थी। अब मेरा आज का सवाल आपसे कंप्यूटर से है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं इनमें से कौन सा ये मैलवेयर है? मैलवेयर का मतलब आप ये समझ लो, ऐसे कंपोनेंट जो कि आपके कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनमें से कौन सा ये मैलवेयर है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आपकी डिवाइसेस पर अटैक करता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एडवेयर, स्पाईवेयर, डीडॉस या रैनसमवेयर। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए न्यू बैच आने वाला है बहुत जल्दी। 1 से 2 दिन में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। जो नया बैच होगा वो रिकॉर्डेड नहीं होगा पूरे तरीके से, एक बार फिर से लाइव बैच आ रहा है 2024 के सीजीएल के लिए प्री प्लस मेंस। तो फिलहाल अगर आपका 2023 में कोई भी एग्जाम लगा हुआ है तो ये वाला ऑप्शन है आपके पास। इस बैच में मैंने सब कुछ कवर कर रखा है, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी छूटा नहीं है। इस बैच के साथ गारंटी है आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है अगर आपने पूरे तरीके से बैच पढ़ लिया तो। बाकी स्टैटिक जीके की मैगजीन लेना मत भूलिए। रिकॉर्डेड बैचेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी के रिकॉर्डेड बैचेस आप अवेल कर सकते हैं। एमटीएस जो सितंबर में लगा हुआ है उसके भी सारे बैचेस अवेलेबल हैं एग्जाम इंजन पे, जो आप अवेल कर सकते हैं सबसे कम फी में। इतनी कम फी में आपको कहीं पर भी कोई भी बैच नहीं मिलने वाला। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।